पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। न्यूज राउंडअप की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। MP को 2 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश वासियों को बधाई दे दी है। जल संचय जन भागीदारी में अव्वल स्थान पर मध्य प्रदेश है। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कारों का वितरण करेगी। तो खरगोन को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिलेगा। तो वहीं खंडवा की ग्राम पंचायत कावेश्वर को दूसरा स्थान मिला है। बता दें कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कैटेगरी में खंडवा के ग्राम पंचायत कावेश्वर को दूसरा स्थान दिया जाएगा। तो जल संचय जन भागीदारी पहल में वेस्टर्न जोन की श्रेणी 1 में पहला पुरस्कार ईस्ट निमाड़ को दिया गया है। श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में गुना जिले को प्रथम रैंक मिला है। जिलों में कैटेगरी 3 में गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगोन का चयन किया गया। तो देखिए, खुशखबरी है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा में मध्य प्रदेश को 2 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पुरस्कारों का वितरण करेगी और 2 कैटेगरी में मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर है। बता दें कि खरगोन को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिलेगा। तो वहीं खंडवा की ग्राम पंचायत कावेश्वर को दूसरा स्थान मिला है। और छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। भारत सरकार की उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से आयोजित उद्योग संगम में राज्य को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की 4 प्रमुख श्रेणियों में टॉप अचीवर घोषित किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया। तो वहीं CM विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया है। बता दें कि राज्य ने BRAP के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों में सबसे बड़ी पहल जन विश्वास अधिनियम रही। और दिल्ली बम ब्लास्ट में क्षति हुई एक कार बालोद जिले की निकली है। ये कार गुंडरदेही क्षेत्र के सिर्री गांव निवासी हिमांशु बघेल का है, जो दिल्ली में अपने एक मित्र के साथ सेल्फ कार ड्राइव कंपनी चलाता है। घटना के दिन एक परिवार का रेंट पर दिया गया था, जो शादी की खरीदी करने चांदनी चौक गए थे। इसी दौरान कुछ दूरी पर बम ब्लास्ट हो गया, जिसके झनक से कार का कांच टूट गया और एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है, जबकि बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं। हिमांशु के मित्र जयंत जब दिल्ली से वापस गांव लौटे तो उन्होंने हिमांशु के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। तो ये गाड़ी मेरी रेंट पे गई थी किसी कस्टमर के पास। कस्टमर अपनी शादी की खरीदी के लिए दिल्ली शहर में चांदनी चौक गए थे। खरीदी करके लौट रहे थे तो सिग्नल पे ही गाड़ी थी, लाल बत्ती थी, इसलिए रुके थे वहाँ पे। धमाके के एक्सप्लोजन के इफ़ेक्ट्स की वजह से गाड़ी के सारे कांच डैमेज हो गए। सामने का शीशा टूट के उनको थोड़ी चोट भी आई है। और दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। बस स्टैंड, रेलवे समेत सभी संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जांच और अन्य सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं। दुर्ग पुलिस भी सतर्क हो गई है। जिले के एंट्री पॉइंट पर तलाशी की जा रही है।
साथ ही साथ शहर के भीतर व्यस्तम स्थान पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की भी सघन जांच की जा रही है। तो वहीं राजनांदगांव पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यहां भी अलग अलग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर दुर्ग और राजनांदगांव से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश भर में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश का कोना कोना इस ब्लास्ट के बाद सतर्क हो गया। और ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, दुर्ग और राजनांदगांव की। यहाँ ब्लास्ट के बाद लगातार अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन हो गई है और जगह जगह पर तलाशी ली जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैहर, मंडला, सागर, छतरपुर, धार और गुना की। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में सोमवार को एक कार में हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। अलग अलग जिलों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मैहर की, मंडला से, सागर, छतरपुर, धार और गुना की है, जहां शहर के मुख्य चौक चौराहों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात की गई है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों और उनसे उतरने वाले यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी बढ़ा दी गई है। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश का कोना कोना सतर्क हो गया है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां मंडोर के लाल सागर इलाके में धमाके की आवाज से दहशत फैल गई। जोरदार हुए धमाके की आवाज से लोग डर गए। किसी को लगा कि भूकंप आ गया, तो किसी को लगा कि कोई विस्फोट हो गया। खिड़की दरवाजे तक हिल गए। दरअसल लड़ाकू विमान जब एयर बैरियर तोड़ता है तो इस तरह का धमाका होता है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। कई किलोमीटर तक इसकी आवाज आती है। फाइटर जेट हवा में ध्वनि की गति यानी लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज चलने लगता है। तो वहीं सोनिक बूम निकालता है। ये आवाज़ मंडोर और लाल सागर के अलावा आंगनवा क्षेत्र में सुनाई दी। सुरपुरा इलाके से लेकर महामंदिर पावटा क्षेत्र में धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि अभी तक किसी घटना की पुष्टि नहीं की गई है। और नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में 6 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 3 महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस ने सभी के शव बरामद कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस एनकाउंटर में महिला नक्सली उर्मिला भी ढेर हो गई है। उर्मिला मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर पापा राव की पत्नी है। वहीं खबर है कि मदेड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज बुच्चना भी मारा गया है। बुधवार की सुबह जिला मुख्यालय इन सभी नक्सलियों के शव लाए जाएंगे और शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि इस ऑपरेशन में डीआरजी और एसटीएफ के जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि कुछ नक्सली भागकर तारलागुड़ा मार्ग की ओर आ गए थे। जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल से ऑटोमेटिक हथियार, इंसास, स्टेन गन, 303 राइफल, विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। फायरिंग के पश्चात इलाका का सर्चिंग में अब तक 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में इंसास और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। तो बीजापुर में 6 नक्सली ढेर हुए हैं। इस पर सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि लाल आतंक के विरुद्ध अभियान जारी है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो देखिए, बीजापुर में हुए इस मुठभेड़ को लेकर 6 नक्सली ढेर हुए हैं। इस पर सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि लाल आतंक के विरुद्ध अभियान जारी है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो देखिए, बीजापुर में हुए इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों की मौत हुई है
और इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, ये कहानी है एक पिता की जिसने अपने बेटे को किताबों के साथ बड़ा होते देखा था। बेटा एक दिन परीक्षा देने निकला और कभी घर वापस ही नहीं लौटा। घर पहुंचा सिर्फ एक संदेश, अब तुम्हारा बेटा घर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो नक्सली संगठन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कच्ची मिट्टी का बना घर, गरीबी और आर्थिक बदहाली से भरी ये तस्वीर पखाजूर के मर्दा गांव की है और ये कहानी उस घर की है, उस पिता की है जिसका बेटा नक्सली बन गया। उदय सिंह सलाम के घर में भले गरीबी थी, लेकिन उनके घर में खुशियां थी। फिर आया नक्सल का ऐसा तूफान जिसने गमों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दरअसल 20 साल पहले उनका बेटा राजू सलाम एक दिन परीक्षा देने गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। बस एक संदेश घर पहुंचा कि अब तुम्हारा बेटा घर नहीं आएगा। अब वो नक्सली संगठन का हिस्सा बन चुका है। आगे चल के राजू सलाम कुख्यात नक्सली बन गया। सरकार ने उस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा था और फिर यहीं से बदल गई उदय सलाम की जिंदगी। लोग ताने मारते हुए कहते कि ये नक्सली का बाप है। अक्टूबर 2025 में जब राजू सलाम ने समर्पण किया, उसके बाद भी उन्हें इसकी खबर नहीं मिली और जब पता चला तो उदय सिंह की आंखों में आंसू छलक आए। अब नक्सली का छोड़ दई, बंदूक जमा कर दई, ऐसे कहते। और अब जो राजू जाए जगदलपुर सिपाही मन के साथ हुई तो कोई यहाँ बताने वाला नहीं है, ना कुछ करने वाला नहीं है। क्या करेंगे? अब आप लोग बताते हो तो अब जानूंगा मैं। पेपर ऊपर आओ, पेपर ऊपर पढ़ेना जानते कैसे में चल दे रहा है। ठीक है, आप कुछ नौकर उकर में लगते हो, वो भी ठीक है। तो कहाँ हो उसके हैं तो जगदलपुर के ही तो कति जन हो वहाँ के हैं तो 32-12 जन हो। एक आध सप्ताह फिर यहाँ रहो, ओकर बाद काम के राबो, ते काम के राबो ते खबर उबर देबो ते आहो मिलेला। जब खबर नहीं देबो ना तो झना हो, यही बोलिस मला। कुल मिलाकर बस्तर की मिट्टी में ऐसे ना जाने कितने उदय सिंह हैं जो आज भी अपने बेटों की राह देख रहे हैं। हर झोपड़ी में एक पिता की आंखें, हर जंगल में एक उम्मीद अब भी जिंदा है कि बंदूक छोड़कर लौटेगा उनका बेटा और बस्तर में फिर शांति की आवाज गूंजेगी। हर आत्मसमर्पण के पीछे एक पिता का सपना छिपा है और हर बेटी की वापसी में बस्तर की नई शुरुआत। अमिताभ भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 पखांजूर। तो वही छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले eKYC कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 69.26 लाख लाभार्थियों को अब eKYC कराना होगा। आधार बायोमेट्रिक जमा नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के निर्देश के बाद लाभार्थी पशुपेश में है। महिलाओं का कहना है कि पहले ही बहुत मशक्कत के बाद उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। हालांकि इसके साथ ही वे इसे सरकार की बढ़िया पहल भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लाभार्थियों का परीक्षण भी हो जाएगा। जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं वो चिन्हित होंगे और उनका असल हकदारों को योजना का लाभ मिल पाएगा। देखा था सर दिल तो आदरी से कंटिन्यू, फिर अभी ये 2 महीने से आना बंद हो गया हवे। तब बैंक में गए हैं तो बैंक में बोली से कि eKYC कराहू तो आज ही से करके जे जरूरतमंद दीदी है जी मतलब नहीं मिल पाते वो मतलब मिल पाही और जो फर्जी है वो मतलब नहीं मिल पावा था। अच्छा है वह बहुत अच्छा है eKYC करवाना कि एक से क्या है जो जरूरतमंद दीदी है ना वह ओला मिल सकी। क्या कि बहुत फर्जी फॉर्म भरा है ना। eKYC बोला थे वो बहुत अच्छा मतलब शासन की योजना है। सर्विस वगैरह मिली तेनो माने में लाभ उठाते रही वो गलत है। और इसी कड़ी में अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां निजी हॉस्पिटल में एक महिला की बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज माने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में हॉस्पिटल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए।
जिसके बाद सूचना पर लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो वहीं जांच के तहत पुलिस ने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी डीवीआर को भी जब्त कर लिया है। हमारे घर की बेटी बहू सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर ने 2 बजे ऑपरेशन चालू करे, 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिया। 5 बजे जो 6 बजे जवाब दे रही है कि मृत्यु घोषित कर दी है इसको। हम साफ चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ बुरहानपुर जिले की कोई जनता के साथ और ना हो। पिछले 6-8 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसको जन्मजात इसकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, अंदर से सेप्टम था उसको हमें ऑलरेडी 3 बार कर चुकी थी ऑपरेशन, तीनों बार बहुत सक्सेसफुल रहा था। आज लास्ट स्टेज था उसका और ऑलमोस्ट मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया था। बट प्रोसीजर पूरा होते ही लास्ट में पेशेंट ने चेस्ट कंप्लेन किया और सडनली ही कोलैप्स हुआ। हॉस्पिटल से एक सूचना मिली थी कि एक महिला है जिसके ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई है। तो परिजनों के द्वारा शंका जाहिर करी गई इलाज को लेकर कि इलाज ढंग से नहीं कराता, तो उसको लेकर पीएम करवा रहे हैं पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और चर्चित शराब घोटाले में नेक्स्टजेन कंपनी के डायरेक्टर मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को सुनवाई के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों को जमानत दी। दरअसल नेक्स्टजेन पावर कंपनी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और आबकारी विभाग के ओएसडी रहे अरविंद सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह को 20 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। संजय मिश्रा को पहले ही जमानत मिल गई थी। इसी आधार पर उसके भाई मनीष और अरविंद की जमानत याचिका मंजूर की गई। बता दें कि 2019 से 2023 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब बिक्री का खेल किया गया था। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गई कि चहेती कंपनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनवाई। ये काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इस तरह 2165 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ था। और रायगढ़ इलाके में पानी से भरे गड्ढे में फंसने से हाथी के बच्चे की मौत के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए बताया कि प्रदेश के वन क्षेत्र में 20,000 खुले गड्ढे और कुएं हैं, जिस पर कोर्ट ने इन गड्ढों से वन्य जीवों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी शपथ पत्र के रूप में मांगी है। कोर्ट ने 15 दिसंबर की सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले के बार नवापारा अभ्यारण्य में हरदी गांव में भी 3 हाथी और उनका बच्चा सूखे कुएं में गिर गए थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकाला गया था। दरअसल रायगढ़ में हाथी के बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और नाराजगी जताई थी। तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से 2 दिन के लिए भूटान के दौरे पर है। भारत के पड़ोसी और जिगरी दोस्त भूटान में पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया। भूटान के राजमहल में पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। भूटान नरेश ने लोगों के साथ दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की। तो वहीं भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ पुनत्सगंचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो हम आपको इससे जुड़ी 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पीएम मोदी का रेड कारपेट पर ग्रैंड वेलकम किया गया। दूसरी तस्वीर भूटान नरेश के साथ उनकी मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने खास चर्चा की। तीसरी तस्वीर दिल्ली धमाकों के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही चौथी तस्वीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए वे नजर आ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में सरपंचों के अधिकार कम होने जा रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुद सरपंचों को इसे लेकर कुछ हिदायतें दी हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सचिवों और सहायक सचिवों को कड़े लफ्जों में चेताया है, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो?
ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। तो सुना आपने एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रहलाद पटेल ने क्या कहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायत सचिवों और सहायक सचिवों को कड़ी चेतावनी दी है कि जो काम नहीं करेगा उसे हटा देंगे। मौका था जम्बूरी मैदान में पंचायत महासम्मेलन का, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कुछ सरपंचों ने सचिवों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आप ही सुन लीजिए। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? या कोई तकलीफ देगा उसके अरे यार सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या होगा? मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरपंचों को उनके अधिकारों की याद दिलाई और चेताया कि अगर अपनी कार्यशैली में नहीं सुधार किया तो कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे। आपके पास तो पहले राजस्व के अधिकार दिए गए थे, नामांतरण के, क्यों वापस लिए? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। इसका जवाब यही है कि हमने कभी दस्तावेजों को संभाल के नहीं रखा। यदि आपके खिलाफ कोई अपील लेकर जाएगा तो वो कागज किसके दरवाजे पर जाएगा? और आपका एक अच्छा खासा अधिकार नामांतरण का वापस। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं करेंगे तो अधिकार बढ़ेंगे नहीं, अधिकार वापस होंगे। सरपंचों को मंत्री प्रहलाद पटेल की नसीहत के बाद सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की पिछले 21 साल की सरकार में गांव में विकास ही नहीं हुआ। इधर सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जो गलत करेगा उसके लिए ऐसा कहा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल जी की टिप्पणी काफी तल्ख लग रही है। वो काफी गुस्से में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो और उनकी सरकार असलियत जान चुकी है कि पिछले 21 साल से निरंतर जो भाजपा की सरकार रही है उसने कहीं कोई ग्रामों का, गांव का विकास नहीं किया। कोई भी योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है। जो गलत करेगा तो कोई भी जाए, हर कोई हटेगा, वो तो सिस्टम व्यवस्था है। तो जो गलत होगा उसके लिए हटाने के लिए उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं। इस सम्मेलन में सीएम और पंचायत मंत्री ने सरपंचों के लिए कुछ घोषणाएं भी की। सीएम हेल्पलाइन में सरपंच की शिकायत होने पर जांच के बाद एफआईआर होने की बात कही। तो वहीं हर 6 माह में जनपद से लेकर जिला पंचायत तक नियमित बैठकें होंगी। लेकिन मंच से दिए गए बयानों ने कहीं न कहीं घोषणाओं से इतर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींच लिया। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। और राहुल गांधी ने कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में ये साफ कर दिया है कि नेताओं की परिक्रमा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को जमीन से जुड़े रहने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी की नसीहत पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में नेताओं की परिक्रमा की ही परंपरा रही है, इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। जबकि बीजेपी जमीन से जुड़ी रहती है, कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, आम आदमी के संपर्क में रहती है। तो वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सीनियर लीडर PC शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा है कि जमीन पर काम करना पड़ेगा। अगर जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो वोट चोरी होती रहेगी। कांग्रेस में तो यही होता हुआ आया है ना, केवल नेताओं की परिक्रमा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके उनका सुख, उनका दुख, उसके ऊपर काम करता है। कांग्रेस का आंतरिक मामला है। सद्बुद्धि आ रही है, समझ धीरे धीरे आ रही है, जाए जनता के बीच में काम करें। ज़मीन पे भी काम करना पड़ेगा, और ज़मीन पे काम नहीं करेंगे तो ये वोट चोरी जैसे मामले हमेशा होते रहेंगे। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उनके चक्कर न लगाएं, लेकिन उनकी मदद से ज़मीन को तैयार करें। ये कुल मिला के राहुल गांधी जी का मैं समझता हूँ मंतव्य है। और करते अगली खबर का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चटखारेदार बयानों के लिए जाने जाते हैं। ओडिशा से यूपी लौटते हुए रायपुर में रुके अखिलेश यादव ने अपने बयानों से राजनीतिक फिजाओं में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जहां लाभ होता है भाजपा वहां रिमोट रखती है। अखिलेश ने यूपी और ओडिशा का उदाहरण भी दिया
उन्होंने डबल इंजन सरकार के कॉन्सेप्ट पर भी निशाना साधा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनके स्वागत में कांग्रेस के ही नेता नजर आए। दूसरी ओर अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव तीखा पलटवार करते हैं और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने थे। वे खुद रिमोट के जरिए सरकार चलाया करते थे और आजम खान के इशारे पर सरकार करते थे। जहाँ लाभ की जगह होगी लाभ, वहाँ बीजेपी हमेशा एक रिमोट रखती है अपने पास। अभी मैं बगल के प्रदेश में गया था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ गांजा और शराब पकड़ी गई, तो एक इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है, एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है, तो ये डबल इंजन है। अब चूँकि अखिलेश यादव बीच में एक्सीडेंटल 5 साल के मुख्यमंत्री बने थे एक बार, और वो किसी के रिमोट से चलते थे, तो उनको अपना याद आ रहा है, और वो जैसे वो चले वैसे उनको लगता है कि बाकी लोग भी वैसे चलते हैं, ऐसा महसूस होता है। ऐसा कोई विषय नहीं है, वो जैसे चले हैं आजम खान के इशारों में जैसे चलते थे, उनको लगता है कि यहाँ भी वैसे चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की मानहानि के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। दरअसल आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला ठोका था। इसमें आरोप है कि अभिषेक ने पश्चिम बंगाल में आयोजित एक आम सभा में आकाश को गुंडा कहकर उनकी मानहानि की है। साल 2021 से लंबित इस मामले में अभिषेक बनर्जी गवाही के लिए नहीं पहुंच रहे थे, जिस पर भोपाल की MP MLA कोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसी अरेस्ट वारंट से राहत पाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मानहानि के आरोप को गलत बताया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट से राहत की मांग पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाईकोर्ट अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द कोई फैसला सुना सकता है। और नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिंधिया ने मंगलवार को गुना के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में हनुमान टेकरी के भव्य रूपांतरण पर विशेष जोर दिया गया, जहां लिफ्ट, धर्मशाला और करीब 2 किलोमीटर का परिक्रमा पथ विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही शहर के प्रवेश द्वारों को आकर्षक स्वरूप देने, 20 किलोमीटर से ज्यादा सड़क चौड़ीकरण और प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण पर भी सहमति बनी है। सिंधिया ने कहा है कि गुना को आधुनिक, हरित और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। माधव वाटिका, ऑक्सीजन पार्क और नए सेल्फी पॉइंट्स शहर की नई पहचान बनेंगे। और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से हिना कांवरे और भूपेंद्र मरावी AICC सचिव बनाए गए हैं। हिना कांवरे को पंजाब और भूपेंद्र को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2 नए सह प्रभारी मिल गए हैं। तो देखिए, सांसद संजना जाटव और उषा नायडू को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश से हिना कांवरे और भूपेंद्र मरावी AICC सचिव बनाए गए हैं। एक और हिना कांवरे को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं भूपेंद्र को झारखंड की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2 नए सह प्रभारी मिल गए हैं। इसी के साथ सांसद संजना जाटव और उषा नायडू को भी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के ही एक फैसले को पलट दिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री बनते ही गजेंद्र यादव ने घोषणा की थी कि सरकारी किताबों के लिए पेपर खरीदी, छपाई और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग होने वाले टेंडर को बंद कर एक ही टेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन पहले की तरह ही अलग अलग टेंडर होंगे। हालांकि एक नई व्यवस्था से ये होगी कि किताब ढुलाई वाले ट्रक में GPS लगेगा। पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा मांडेय से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने।
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी चर्चा हो रही थी और जैसे आपने भी सुना होगा कि हम बिहार मॉडल लागू करने जा रहे हैं, लेकिन कल बोर्ड में फैसला हुआ कि नहीं, आप गुजरात और एनसीईआरटी के मॉडल पे ही अडिग रहेंगे। तो ये फैसला क्यों हुआ? अब जो भी हुआ क्यों यहाँ नहीं मालूम, यहाँ तो हमारे पास कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये आपको बता देता हूँ, ये अधिनियम 3 के तहत पाठ्यपुस्तक निगम का निर्माण हुआ है। इसमें साफ लिखा है कंडिका 2, 4 और 5 में स्कूलों महाविद्यालय पाठ्य पुस्तकों के लिए मुद्रण प्रकाशन वितरण ये हमारा अधिकार है, मूल काम है। इसके अलावा नहीं तो पाठ्यपुस्तक नियम खत्म। उसमें मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मेरा बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। मेरे बोर्ड में मेरे एमडी हैं, शिक्षा सचिव है, वित्त सचिव हैं, ट्राइबल सचिव हैं, डीपीआई है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, गवर्नमेंट प्रेस है। इतने लोगों के बीच फैसला होता है। मेरा फाइल कहीं जाता नहीं है, न फाइल आता है। हम सब मिलकर निर्णय करते हैं सर्वसम्मति से। जो टीबीसी का नियम है उस नियम तक काम करते हैं। अब हमने निर्णय ले लिया। पूरे सार यही है कि बच्चों का भला हो, सिस्टम का भला हो, प्रदेश का खजाना बचे, ऐसी व्यवस्था ही रहे। देखिए, कोरोना काल में इसी टीबीसी में 4 बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम ले लिया था और उन कंपनियों ने समय पे काम नहीं किया। कोई 11%, 14% काम किया तो सफ़र करना पड़ा, छोटे प्रेस से छपवाना पड़ा, बड़ा पैसा लगता है। 100-125 करोड़ का कागज़ आता है, उनकी स्थिति नहीं है खरीद सके। तब क्या को बड़े लोग आ जाएंगे, मोनोपोली हो जाएगी। तो क्या उचित है ये कि छोटे प्रेस वालों को किनारे कर दिया जाए? और आपके पास तो पुराना अनुभव भी है कि अगर बड़े वाले काम ले लिए और छाप करके नहीं दिए, सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ, लेकिन रिफ्यूज़ल है उनका। ये कागज़ है, हम नहीं छाप सकते, ये रिफ्यूज़ल है उनका। तो ऐसे रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर हम आखिरी क्षणों में क्या, कोई मतलब ही नहीं, फिर तो किताब नहीं पहुँच पाएगी समय पर। हम फंस गए, हम फंस गए। देखिए, प्रिंटरों का नाम है यहाँ पर और परसेंटेज उनका, और ये उनका डिनाइल है। कोर्ट में केस भी चल रहा है, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हो गया। इसी कारण प्रदेश के, देश के जितने सारे राज्य हैं, अधिकांश राज्य यही जो अपना छत्तीसगढ़ मॉडल है उसी पे चल। बिहार छोड़ के सब इसी मॉडल को कर रहे हैं। और गुजरात मॉडल तो हमारे बारकोड को सराहा, हमसे मांगा है। मैं खुद गुजरात गया था, उनने कहा कि बारकोड हम चालू करेंगे। हमारे जो टेक्निकल टीम साथ में गई थी मेरे, उनसे बोला कि बारकोड सिस्टम को दीजिए। हमने भेजा उनको, बोले हम भी लागू करेंगे बारकोड को, ताकि एक भी किताब हमारी मिसिंग ना हो। आपने कितने करोड़ सर बचा लिए हैं इस साल? आप सर लगभग 50 करोड़ बचे, 50 करोड़। इस साल भी उम्मीद है कि ये जो बचत है वो जारी। टेंडर होने दीजिए, कंपटीशन हो जाएगा, बच जाएगा पैसा। चलिए, तो ये है अध्यक्ष पांडे जी। और साफ तौर पे कहा, सारे विषयों पे भी बातचीत हुई और सीधे तौर पे कहना है कि बच्चों की भलाई के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और राज्य के खजाने बचाने के लिए जो भी उपाय, जो भी नियम हो सकता है वो करते हैं। और अकेले नहीं करते हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा विभाग के लोग हैं इस बोर्ड में और सब मिलकर के फैसला करते हैं और वही फैसला यहाँ पर लागू होता है। कैमरा पर्सन दीपक साहनी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और अब खबर न्यायधानी बिलासपुर से, जहां यूनिटी मार्च के दौरान बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कौन है वो नेता और क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये है बिलासपुर जिले की बेलतरा सीट से विधायक सुशांत शुक्ला और बीजेपी प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे। दोनों के बीच यूनिटी मार्च में तीखी नोकझोंक हुई। असल में शहर के तिफरा इलाके से यात्रा निकली ही थी। इसमें शामिल बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला और प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के साथ फर्स्ट लाइन में चलने को लेकर यह विवाद हुआ। बीजेपी प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के बगल में खड़ी हो गई और साथ में चलने लगी। इससे बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला को जगह नहीं मिल पाई। कुछ दूर चलने के बाद सुशांत फर्स्ट लाइन में तोखन साहू के बगल में आने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हर्षिता पांडे भड़क गई और दोनों के बीच सरेराह विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, धर्मलाल कौशिक और बीजेपी कार्यकर्ता ने दोनों को शांत कराया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने विवाद से इंकार किया है। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा है कि विवाद की बात करने वाली कांग्रेस अपने गिरेबान को झांक कर देखे। कांग्रेसियों की बातचीत इसलिए छिलती है जो खुद अपने घर में ईंटें पत्थरे चलाते हों, वो दूसरों को घर में, शीशों के घरों में पत्थर उछालने का काम ना करें, अपने खुद के घर को देखें। हम सब एक हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। विवाद की कोई बात नहीं है। इस बात को तूल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारे बहुत सम्माननीय हमारे विधायक जी हैं और हमारी बहन हर्षिता है, दोनों समझदार हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बीच बचाव नहीं किया है।
पता नहीं आप लोगों को कहां से ये दिखाई देने लगा है। हम लोग तो वहां से चल करके यहां तक के आए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अंदरूनी खाने में जो लड़ाई चल रही है उससे तो समझ में यही आता है कि यहाँ पर निपटो निपटाओ का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खाने में जो लड़ाई चल रही है, निपटो निपटाओ का जो खेल चल रहा है, उसका ये नमूना है। अभी तो ये केंद्रीय मंत्री के सामने उजागर हुआ है। बहुत जल्द समय आएगा जब मुख्यमंत्री और अमित शाह और प्रधानमंत्री के सामने भी ये सब उजागर होगा। ये तो सब दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इनकी पार्टी में इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे से कई जगह बात भी नहीं हो रही है, ना संवाद की स्थिति है। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में दो वरिष्ठ नेताओं के बीच सरेराह हुए विवाद की चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी है। ये विवाद यहीं थमता है या कोई आगे नया रंग देखने को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जितेंद्र खवाइत, IBC 24, बिलासपुर। और कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला पलट गया है। बताया जा रहा है कि पायलट गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है। ASI समेत 3 लोगों को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। कोरबा से रायपुर जाने के लिए मंत्री निकले हुए थे तो पाली थाना क्षेत्र के पुटी पखाना गांव की ये घटना है। तो देखिए, कोरबा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला पलट गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए धीरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। धीरज, मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला पलट गया है, ये घटना हुई कैसे, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे 130 नंबर पे घटना हुई है। कटघोरा अंबिकापुर मार्ग के बीच में ये घटना सामने आई है। ये धूच युवा गाँव पाली थाना क्षेत्र के, यहाँ पे 3 युवक एक बाइक में सवार होकर आगे चल रहे थे और ये युवक जो है काफी देर आगे जा रहे थे तो जो पायलट गाड़ी थी, जो स्कॉर्पियो वाहन था, वो यहाँ पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन उसकी बीच में उसको बचाने के फेर में वो वाहन अंतिम होकर पलट गया। जिस वाहन में ASI जो मौजूद थे दिलीप कुमार शुक्ला और जो ड्राइवर था अभिनीत तिर्की थे, वो मौके पे यहाँ पे मामूली से घायल हो गए हैं। और इस बीच में हालांकि सबसे यहाँ पे सहयोग की बात ये है कि जो मंत्री जिसमें लखनलाल सवार थे, वो उस वाहन का ड्राइवर जो है वो गाड़ी को नियंत्रित करने में सफल रहा और मंत्री किसी तरह चोट नहीं लगा, उनके साथ में सहयोगी चोट नहीं लगी। पुलिसकर्मी और जो ड्राइवर हो वो यहाँ पे घायल हुए हैं। साथ में जो पाली थाना प्रभारी जो है यहाँ पे जितेंद्र यादव, उनके द्वारा मौके पहुंच करके नियंत्रित किया गया। साथ में जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो एक बड़ा हादसा टल गया है कि बाइक सवार युवक वहाँ पे सुरक्षित बच चुके हैं। साथ में जो स्कॉर्पियो वाहन जो पलटी है उसके सवार थे, वो यहाँ पे मामूली चोट के साथ में वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। धीरज, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, कोरबा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाइक को बचाने के चक्कर में मंत्री का काफिला पलट गया। इस हादसे में ASI समेत 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन का ये काफिला बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों को भी लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने विरोध जताया और इसे इंस्पेक्टर राज की वापसी कहा है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे व्यापारियों के अलावा ठेला और रेहड़ी वालों को भी टैक्स के जाल में धकेला जा रहा है। सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, रेहड़ी गुमटी वाले हैं और जो छोटे मेहनतकश लोग हैं, उनके हितों पे कुठाराघात सरकार कर रही है और उस पर टैक्स लादने का काम कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इस आदेश को वापस ले और आने वाले समय में अगर ये आदेश वापस नहीं होता तो आंदोलन भी किया जाएगा। और अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। बलरामपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही कितनी बार उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन वो
कांग्रेस के लिए ही खड़े रहेंगे। बृहस्पति सिंह ने भी ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस छोड़कर नया कांग्रेस बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सरगुजा में हजूर नाम बंद होना चाहिए और सिर्फ कांग्रेस नामा ही चलना चाहिए। इंदिरा जी के मार्गदर्शन में चलने वाले किसी भी कीमत भी, एक बार नहीं 10 बार भी मुझे कांग्रेस निष्कासित करे तब भी कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। और कांग्रेस को अगर जरूरत समझ में आया कि अलग पार्टी बना के हमें कांग्रेस की लड़ाई लड़ना चाहिए, तो जैसे इंदिरा जी ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस नहीं बनाई थी वैसे मैं कांग्रेस नया कांग्रेस बनाऊंगा, लेकिन कांग्रेस छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं होता है। और राजा रघुवंशी केस में अब राजा के परिजनों की शिलांग कोर्ट में गवाही शुरू हो गई है। शिलांग कोर्ट में राजा के भाई विपिन की गवाही हुई। इसके लिए राजा का भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचा था। शिलांग में कोर्ट में जाने से पहले विपिन ने स्थानीय पुलिस से भी मुलाकात की। शिलांग से ही राजा के भाई विपिन ने वीडियो जारी कर कहा कि आज सेशन कोर्ट में मेरी गवाही हुई है। 1.5 घंटे तक राजा के भाई विपिन से पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ पूरी ना होने के कारण राजा के भाई विपिन को 26 नवंबर की डेट दी गई है। हालांकि राजा के भाई ने जारी वीडियो में यह भी कहा है कि अभी तक उसे चार्जशीट में मौजूद कई बातों की जानकारी नहीं मिल पाई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग की कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कि अब लगातार चार्जशीट फाइल होने के बाद गवाही का दौर जारी है। शिलांग में सेशन कोर्ट में गया था मैं, क्योंकि आज मेरी वहाँ पे गवाही थी मेरी, जो कि वहाँ पे करीब में से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है और उसमें भी समय के कारण जो है गवाही मेरी जो है पूरी हो नहीं पाई है। तो मुझे आगे की डेट दी गई है, जो डेट है वो अपने हैं 26 नवंबर की। और अब खबर अंबिकापुर से। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में साइबर सेल के निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने आईजी से मुलाकात की थी, जिसके बाद आईजी सरगुजा ने ये कार्रवाई की है। दरअसल बलरामपुर के धनंजय ज्वेलर्स में 31 अक्टूबर की रात लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी और नकदी चोरी हुई थी। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा था। इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी उमेश सिंह को 8 नवंबर को साथ लेकर उसके घर गहने बरामद करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। तो वहीं मध्य प्रदेश के किसान पहले खाद नहीं मिलने से परेशान थे, तो वहीं अब बेमौसम बारिश से और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से वो परेशान हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्योपुर से है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ये जल सत्याग्रह बंजारा डैम स्थित सीप नदी में किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर बैतूल जिले से है। यहाँ चिचला ढाना गांव में एक 50 वर्षीय किसान ने कर्ज और फसल खराब होने के कारण जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल बैतूल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। किसान का कहना है कि उन्होंने करीब 17 एकड़ में सोयाबीन की फसल लगाई थी और खेती करने के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन फसलें खराब हो गई और मजबूरन उन्हें ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको श्योपुर से दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर बैतूल से है। सरकारें इसको किसानों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं बचा है। ये तो सिर्फ अपनी शोबाजी कर रहे हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जाता है 4-6 करोड़ रुपए उसके वक्त में खर्च कर दिए जाते हैं।
हमारा ये कहना है कि इस गूंगी बेरी सरकार को हम जगाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जल सत्याग्रह कर रहा हूं। जब तक किसानों का मुआवजा नहीं मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, जब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। कर्जा मेरे ऊपर कम से कम नहीं भैया 7.5 लाख रुपए हो गए थे। खराब हो गई। दवाई मैंने मारी छुड़वाने। कितने एकड़ में थे? 17 एकड़। सिंचाई करने वाली दवाई पी गया था मैंने। कीटनाशक था। और इसी कड़ी में अगली खबर गरियाबंद से है, जहां देवभोग में एक किसान परिवार दोबारा भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बंदोबस्त त्रुटि सुधार नहीं होने से नाराज किसान पत्नी और बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसान का आरोप है कि गांव के एक दबंग ने मवेशियों से उनकी खड़ी फसल चरवा दी। किसान मुरहा बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए अब तक कई आवेदन दिए पर सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते मजबूर होकर कड़ाके की ठंड में परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि पीड़ित किसान इसके पहले 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट के सामने हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद एसडीएम ने 2 माह में सुधार का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 4 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुधार नहीं होने के कारण हमारे फसल को नीचे गाय बिल चरा दिए हैं। विपक्ष पार्टी कब्जा कर लिया था पहले भी, वही भी अभी भी गाय बिल चरा दिया है। उसी गाय बिल चराने के कारण हम आके यहाँ गुस्सा होकर बैठ गए हैं। अब इनके यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक त्रुटि सुधार होगा तब तक बैठे रहेंगे। वहाँ पे देखा कि कितने की ऐसी त्रुटि है, तो वहाँ पे लगभग हमको 75% त्रुटि मिली हुई है। और जैसे भी वर्तमान में भी फसल कटाई हो रही है, लगभग 10 से 20% फसल कटाई हुई है। हमने काम सर्वे का शुरू कर दिया हुआ है और गांव वालों भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश BRAP 2024 के अंतर्गत 4 बिजनेस सेंटरिंग रिफॉर्म क्षेत्रों में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में सम्मानित हुआ। दिल्ली में उद्योग संगम 2025 कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मध्य प्रदेश को उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने ये पुरस्कार लिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश BRAP 2024 के अंतर्गत 4 बिजनेस सेंटरिंग रिफॉर्म क्षेत्रों में टॉप अचीवर्स के स्टेट के रूप में सम्मानित हुआ। और अयोध्या से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि वीडियो में एक मरीज के हाथ पांव बंधे हुए हैं, सामने भोजन की थाली रखी है और वो बेबस नजरों से उस थाली को निहार रहा है। यह दृश्य किसी जेल का नहीं बल्कि जिला अस्पताल अयोध्या का है। वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में मरीज को मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया गया, लेकिन अब उस मरीज की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि अगर समय पर इंसानियत दिखाई गई होती तो शायद आज वो जिंदा बच गया होता। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज को 3 दिन तक भर्ती रखा गया, लेकिन उसकी हालत देखकर ही साफ था कि उसकी देखभाल कितनी हुई होगी। अस्पताल ने मानसिक स्थिति खराब बताई, पर परिजनों ने शुगर की बीमारी का दावा किया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल ने जिम्मेदारी निभाने के बजाय उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और वहीं से उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा शुरू हो गई। बड़ा सवाल यह है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक जांच होगी या एक और मामला फाइलों में दफन हो जाएगा? इस वीडियो पर विपक्ष ने सरकार और सिस्टम को जमकर घेरा है। मेरे चाचा थे जो यहाँ पर जिला अस्पताल से लाकर यहाँ भर्ती कर दिए थे। शाम के टाइम डिस्चार्ज उनके तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, एकदम हाथ पांव पूरा फूल गया था, खा नहीं पाए, बोल भी नहीं पा रहे थे। हम पूछे कि हमको पहचान रहे हो? कि हाँ, मुड़ी हिला रहे थे, बस इतना पहचान रहे थे। फिर दिमाग ठीक थे, नहीं तो पहचान ही नहीं पाते। एक लावारिस मरीज हमारे ट्रॉमा में आया था जो बेहोशी की हालत में था
हमारे डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया, जिसमें उसको पेट में चोट थी और शुगर जांच में शुगर भी उसका फ्लक्चुएट हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था मरीज़। उसके बाद हम लोग उसका उपचार किए। भर्ती हुआ था और गेट पे किसी के द्वारा छोड़ दिया गया था, तो यहाँ के लोगों ने देखा, उसको ला के भर्ती कराया, उसकी सफाई उफाई किया, केयर किया, कपड़ा पहनाया। तो वहीं नरसिंहपुर के गाडरवारा के डमरू घाटी और निरंजनवाड़ क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गायों की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। गायों की एक साथ हुई मौत को लेकर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। मामले में एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गौसेवकों ने आशंका जताई है कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जिनेश जैन ने बेटे के विवाह कार्यक्रम का बचा हुआ खाना खाने से गायों की मौत हुई। तो वहीं गौसेवकों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। थाना प्रभारी विक्रम रजक ने बताया कि मृत मवेशियों का पीएम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नगरपालिका सीएमओ वैभव देशमुख ने कहा कि गायों की मौत डमरू घाटी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम के आसपास हुई है। मृत पशुओं को विधिवत दफनाया गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद ही सक्षम अधिकारी कार्रवाई करेंगे। जिनेश जैन का खाना हो दिया था, उसमें मेरी गाय बीमार हो गई, एक मर गई, एक डली है। तकरीबन 8 गाय मर गई। 8 गाय मर चुकी हैं। 2 गाय मेरी थी उसमें। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं यहाँ पर। मैं संबंधित व्यक्ति जो माता जी आई हैं 4 घंटे से यहाँ पर है, उनकी कोई शिकायत नहीं की गई। जो शिकायत लिखी भी गई है तो अज्ञात व्यक्ति, जबकि वो नाम ले रही हैं कि जिनेश जी जैन हैं, उनके बेटे का फलदान का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के तहत वहाँ पे जैसे लोगों ने बताया कि फूड वगैरह डला हुआ था, उसकी फूड पॉइजनिंग से गायें हताहत हुई। कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और महिलाएं डमरू घाटी रहती हैं, उनका कहना है कि उनकी गाय आज सुबह मृत अवस्था में मिली है उनके घर के। तो एक अपराध दर्ज किया है 429 का हमारे द्वारा, धारा 325 BNS का ममताबाई यादव की रिपोर्ट पे, और जो मृत गायें हैं उनका पीएम कराया जा रहा है, विवेचना की जा रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। और राजनांदगांव में हॉकी के नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए बच्चों को हॉकी खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर के चिखली स्कूल मैदान में रोजाना सैकड़ों बच्चे अभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं। यहां नवोदित हॉकी खिलाड़ियों के जुनून को देखकर हॉकी के प्रति लगाव को समझा जा सकता है। इस दौरान मैदान पर एक साथ हॉकी के लिए बच्चे जब अपने स्टिक के इशारे पर बॉल को नचाते हैं तो टक टक की आवाज़ खिलाड़ियों के हौसलों पर तालियों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई देती है। स्कूल के इस मैदान में लगभग 300 हॉकी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देखा जा सकता है। इसमें अधिकांश संख्या बालिका वर्ग की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं कोच मृणाल चौबे ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि इस मैदान में 1000 से अधिक बच्चे हॉकी का प्रशिक्षण लें। और खबर जबलपुर से है, जहां 16 नवंबर को इंडियन आर्मी की सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। फिटनेस और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मकसद से इंडियन आर्मी इस सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन करवा रही है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। भारतीय सेना की मध्य कमान के COS संजय गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मैराथन का ये तीसरा एडिशन है, जिसमें 5, 10 और 21 किलोमीटर की 3 कैटेगरी में दौड़ होगी। इसके अलावा बच्चों और परिवारों के लिए 3 किलोमीटर की भी एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन की हर कैटेगरी मिलाकर 90 विजेताओं को 15 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम दिए जाएंगे। रन हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये 16 नवंबर 2025 यानी अगले आने वाले संडे को कंडक्ट की जाएगी और ये रेस स्टार्ट होगी हमारे कोबरा फिटनेस प्लैनेट और ग्राउंड से और यहीं पर कंडक्ट होगी। इस पूरे रन में 3 कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, जिसमें 21 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन होंगे। इसके अलावा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने एक 3 किलोमीटर की रन भी कैटेगरी डिवाइस करी है, जिसमें हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे, फैमिलीज़ इसमें ज्वाइन करें। और अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां माना पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में दीक्षांत परेड समारोह किया गया।
75वें नव आरक्षक और तृतीय सत्र CAF महिला नव आरक्षक का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये समारोह किया गया। माना के परेड ग्राउंड में हुए समारोह में DIG संतोष कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। तो वही छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नवंबर के पहले सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को मैनपाट समेत अन्य पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मैनपाट के ऊपरी और मैदानी इलाके में बर्फ की मोटी परत भी जम गई है। और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से तीव्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शहडोल और बैतूल समेत कई जिलों में तीव्र शीतलहर चल रही है। तो कई शहरों में तीव्र शीतलहर चल रही है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं राजधानी भोपाल में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इंदौर की बात कर ले तो यहां 7.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराकर 37 वर्षों का संकल्प पूरा करेंगे। यह वही सपना है जो 1990 में कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज लहराकर देखा था। विशेषज्ञ आए, उनके साथ बातचीत हुई। नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी। न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।